यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे सिर्फ मनोरंजन के हेतु बनाया है। यह पूरी तरह मौलिक है। किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं। इसे सिर्फ एक कहानी, मनोरंजन के साधन के रूप में देखें। माफिया लव पार्ट 3। रजत के बिना एक पल गवाए एक ही झटके में चांदनी को अपनी फौलादी बाहों में ऊपर उठा लिया। चांदनी के मुंह से एक चीख निकल आई। उसने घबराकर रजत के मजबूत कंधों पर हाथ रख दिए, लेकिन रजत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह भारी लेकिन सते हुए कदमों से उस विशाल किंग साइज बेड की तरफ बढ़ा। बेड के करीब पहुंचते ही उसने चांदनी को झटके से मखमली और गहरे काले सिल्क के गद्दे पर पटक दिया। बेड के गद्दे इतने मुलायम थे कि चांदनी का छोटा सा वजूद उसमें जैसे धंस गया। उसकी ब्लैक शॉर्ट ड्रेस और ज्यादा ऊपर खिसक गई, जिससे वह अपनी शर्म और बेबसी को छिपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। चांदनी इस वक्त इतनी बुरी तरह से डरी हुई थी, डर चुकी थी कि उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। उसका दिल सीने में इतनी जोर से थपथपा रहा था कि खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। रजत का विशाल और कसरती बदन अब बेड पर उसके ठीक ऊपर आ चुका था, जिससे पूरा कमरा और उसकी रोशनी चांदनी की नजरों से छिप गई। रजत का साया उस पर पूरी तरह मंडरा रहा था। चांदनी के अंदर अब विरोध करने की, चिल्लाने की या रजत को पीछे धकेलने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी। वह बस अपनी आंखें मीचकर बिस्तर की चादर को अपनी उंगलियों में कसकर खींचती हुई अपनी किस्मत के आगे पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। रजत ने उसके बालों पे अपने हाथ फेरे और धीरे धीरे उसके होठ, गाल और पूरे बदन को हल्के से छुआ। वो आंखों से ही उसके हुस्न को जैसे महसूस कर रहा था। कमरे में सिर्फ चांदनी की सिसकियों और उसकी तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी। बेड की मखमली चादर पर बिखरी चांदनी की जुल्फें और उसकी बंद आंखें रजत के भीतर की सुलगती आग को और हवा दे रही थी। चांदनी अपनी आंखें पीछे बिस्तर के गद्दे में खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अपनी पीठ पर रजत की गर्म और सख्त उंगलियों का एहसास हुआ। चांदनी का पूरा बदन एक झटके में अकड़ गया। रजत ने बिना कोई जल्दबाजी दिखाए शिद्दत के साथ उसकी ब्लैक शॉर्ट ड्रेस की बैक जिप पर हाथ रखा। एक हल्की सी सरसराहट की आवाज के साथ जिप नीचे खिसकती चली गई। ठंडी हवा का एक झोंका जैसे चांदनी की खुली पीठ से टकराया, उसके पूरे बदन में सिरहन दौड़ गई। वह बेबसी में सिसक उठी, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन उसकी यह कमजोर सी आवाज रजत के इरादों को हिलाने के लिए काफी नहीं थी। जैसे ही ड्रेस की जिप खुली, मध्यम सुनहरी रोशनी चांदनी की मखमली और बेदाग रंगत पर आकर ठहर गई। उसकी गोरी पीठ और शर्म से लाल पड़ चुका चेहरा उस गहरे काले मखमली बिस्तर पर किसी चमकते हुए चांद की तरह लग रहा था। चांदनी की आंखों से ढलक कर गालों तक आए आंसुओं ने उसकी मासूमियत को और गहरा कर दिया था। रजत ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी हसीन औरतें देखी थी, लेकिन चांदनी की इस बेदाग सादगी और उसकी रूहानी खूबसूरती में एक ऐसा नशा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। चांदनी ने खड़ा होने की कोशिश की और कहा, मुझे छोड़ दीजिए सर। रजत ने झुककर चांदनी के कानों के पास अपनी भारी और मधुर आवाज में फुसफुसाया, अब बहुत देर हो चुकी है चांदनी।
रजत सहानी को अपना दीवाना बनाकर तुम इस कमरे से वापस नहीं जा सकती। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा, बस प्यार करूंगा। कमरे में तैरती फ्रेंच परफ्यूम की तीखी खुशबू और स्कॉच का तेज नशा अब रजत के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। पार्टी में पी गई महंगी शराब का सुरूर उसकी रगों में दौड़ रहा था, जिसने उसकी कड़क मिजाजी को एक बेकाबू जुनून में बदल दिया था। वह चांदनी की खुशबू और उसकी बेबसी के इस करीब आकर अपने होश खोने लगा था। उसने कंधे से ड्रेस को नीचे खींचा और गोरी बाजू पर अपने होठ रख दिए। उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने दोनों हाथ रजत के मजबूत सीने पर टिका दिए और उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करने लगी। नहीं, दूर हटिए मुझसे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। चांदनी ने रोते हुए अपना सिर दाएं बाएं झटकने लगी। उसकी चूड़ियां बेड के सिल्क के कवर पर खनक उठी, लेकिन रजत के उस फौलादी और कसरती बदन के सामने चांदनी का यह विरोध तिनके की तरह बिखर गया। चांदनी की इस छटपटाहट और उसके इनकार ने रजत के भीतर की तपन को और भड़का दिया। उसने एक झटके में चांदनी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर मखमली बिस्तर पर दबा दिया। चांदनी पूरी तरह हिलने डुलने के काबिल भी नहीं रही। रजत की नजरें चांदनी के कांपते हुए गुलाबी होठों पर टिक गई, जो रोते हुए लगातार मिन्नतें कर रहे थे। अब और बर्दाश्त करना रजत के बस में नहीं था। उसने झुककर अपने होठ चांदनी के नाजुक भीगे होठों पर रख दिए। चांदनी की चीख रजत के इस गहरे, अधिकार भरे और भारी चुंबन के नीचे दबकर रह गई। रजत का यह चुंबन कोई गुजारिश नहीं, बल्कि एक माफिया किंग का अपनी पसंदीदा चीज पर दावा था। वह चांदनी के होठों की मिठास को अपने भीतर सोख लेना चाहता था। चांदनी ने अपने होठ भींचने की कोशिश की, लेकिन रजत के जुनून और शराब के नशे के आगे उसकी एक न चली। जैसे ही रजत ने चांदनी के होठों को आजाद किया, चांदनी सिर्फ हाँक कर रह गई। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। रजत ने बिना एक पल गंवाए चांदनी की उस ब्लैक शॉर्ट ड्रेस को उसके बदन से पूरी तरह अलग कर दिया। मध्यम सुनहरी रोशनी में चांदनी का बेदाग तराशा हुआ बदन उस काले मखमली बिस्तर पर पूरी तरह नुमाया हो गया, मानो कोयले की खदान में कोई अनमोल हीरा चमक रहा हो। चांदनी ने शर्म और दहशत के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी रूह तक कांप रही थी। पूरी रात उस आलीशान पेंट हाउस स्यूट के बंद दरवाजे के पीछे चांदनी को रजत की बेपनाह तपन, उसके जुनून और उसकी बेरहम मोहब्बत की आग को झेलना पड़ा। जब रजत का वह फौलादी और भारी जिस्म जिसने चांदनी के बदन के पार हुआ, तब उसके हलक से एक ऐसी चीख निकली जिसने उस आलीशान कमरे की दीवारों को भी कंपा दिया। और रजत ने उसके कौमार्य को छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन उस खौफनाक मोड़ के बाद उसके भीतर विरोध करने की न तो कोई ताकत बची थी और न ही कोई मतलब। वह अपनी किस्मत और रजत के जुनून के आगे पूरी तरह हार मान चुकी थी। अब बिना किसी विरोध वह बेजान सी बेड पर पड़ी रही। अब छटपटाने का कोई फायदा नहीं था। रजत के आवेग को सहना उसके बस के बाहर था, पर कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने विरोध करना छोड़ दिया, जिसे रजत ने अपनी जीत समझ ली। रजत सारी रात उसके खूबसूरत नाजुक उभार भरे बदन से अपना जी भरता रहा। उस रात उसने कई बार चांदनी की कौमार्य को अपने नाम किया और फिर देर रात तक उसकी आगोश में ही सो गया।
पेंट हाउस के विशाल कांच की दीवार के पार काली रात का साया अब धीरे-धीरे छंटने लगा था। क्षितिज पर सूरज की पहली हल्की सिंदूरी किरणें उभर रही थी, जो कमरे के भीतर बिखरे उस खौफनाक तूफान के शांत होने का गवाही दे रही थी। बिस्तर के मखमली काले सिल्क पर चांदनी पूरी तरह बेजान पड़ी थी, मानो किसी तेज बवंडर से गुजरे जाने के बाद कोई नाजुक कली जमीन पर टूटकर बिखर गई हो। उसकी बंद पलकों के कोनों से सूखे आंसू के निशान उसके गालों तक जा रहे थे। पेंट हाउस स्यूट नंबर 1001 की विशाल कांच की दीवार के पास सूरज की पहली सिंदूरी किरणें कमरे के भीतर दाखिल हो रही थी। वह सुनहरी रोशनी रात के उस खौफनाक तूफान के शांत होने की गवाही दे रही थी। बिस्तर के मखमली काले सिल्क पर चांदनी धीरे-धीरे से होश में आ रही थी। जैसे ही उसने अपनी भारी और सूजी हुई पलकें खोली, रात की वह डरावनी हकीकत एक कड़वे सच की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके पूरे वजूद में एक असहनीय तीखा दर्द हो रहा था, मानो उसकी आत्मा को किसी ने बेरहमी से कुचल दिया हो। उसने खुद को समेटने की कोशिश की, तो पाया कि वह रजत की सफेद सिल्क की चादर में लिपटी हुई है। फर्श पर उसकी वह ब्लैक शॉर्ट ड्रेस फटी और बेजान बिखरी पड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी अपनी किस्मत बिखर चुकी थी। चांदनी बिस्तर के एक कोने में सिमट गई। उसने अपने घुटनों में सिर छिपा लिया और बिना कोई आवाज किए सुबक-सुबक कर रोने लगी। उसकी पाक साफ जिंदगी पर एक ऐसा दाग लग चुका था, जिसे वह चाहकर भी कभी नहीं धो सकती थी। तभी बिस्तर का दूसरा हिस्सा थोड़ा हिला। रजत सहानी अपनी गहरी नींद से जाग चुका था। रात भर अपनी फौलादी बाहों में रही उस नाजुक कली को इस तरह टूटकर बिखरते देख रजत के चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो कड़वाहट और बेरहमी आज गायब थी। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और चांदनी के लिए एक अलग ही सम्मोहन था। रजत बेड पर उठकर बैठा। सुबह की मध्यम धूप में उसका कसरती बदन चमक रहा था। उसने रोती हुई चांदनी की तरफ देखा और अपनी भारी गंभीर आवाज में कहा, सुबह हो चुकी है चांदनी, रोने से बीती हुई रात वापस नहीं आएगी। रजत सहानी अपनी बात का पक्का है। जो वादा मैंने किया था वो पूरा होगा। अब तुम्हारी तंगी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। चांदनी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वह बस अपने आंसू पोंछती रही। रजत ने साइड टेबल पर रखी अपनी महंगी घड़ी को देखा और बेहद शांत लहजे में कहा, तुम्हारी ड्यूटी और मेरी रात दोनों खत्म हो चुकी है। तुम अब अपने घर जाने के लिए आजाद हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वैसे तुम चाहो तो रुक सकती हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। रजत की बात का कोई जवाब दिए बिना अपने कांपते हाथों से सफेद चादर को अपने शरीर पर लपेटा और उसके पैर दर्द से भारी थे, लेकिन अपने आत्मसम्मान को समेटते हुए वह बिना उसकी तरफ देखे सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम का भारी दरवाजा बंद करते ही चांदनी दीवार के सहारे नीचे खिसकती चली गई। वहां फुट-फुट कर रो पड़ी, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर खड़े उस शख्स तक न पहुंचे। नल से गिरते पानी के नीचे जब उसने खुद को साफ करने की कोशिश की तो हर कतरा उसकी रूह को चुभ रहा था। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसके भीतर की खुददारी अब भी
दम तोड़ रही उस मासूम लड़की को ज़मीर की आवाज़ दे रही थी। उसने गहरे और भारी मन से ज़मीन पर पड़ी अपनी उसी फटी हुई ब्लैक शॉर्ट ड्रेस को देखा और अपनी फूटी हुई आस्तीन को और जीभ को किसी तरह संभालते हुए उसने दोबारा उसी लिबास को पहना जो रात भर उसके जिस्म पर लगी बंदिशों और बेबसी का गवाह था। उसके ऊपर बाथरूम में पड़ा ब्लैक ओवरकोट पहना ताकि खुद को ढक सके। जब बाथरूम का दरवाजा खुला और चांदनी बाहर आई तो कमरे का माहौल बिल्कुल ठहर सा गया। रजत बेड पर वैसे ही बैठा हुआ था, उसकी नजरें सीधे दरवाजे पर टिकी थी। जैसे ही उसने चांदनी को देखा, उसकी चील जैसी आंखें पल भर के लिए थम गई। चांदनी की गीली लंबी जुल्फें उसकी पीठ और कंधों पर बिखरी हुई थी। उसने भीगी जुल्फों से पानी की छोटी-छोटी बूंदें टपक रही थी, जो उसकी मखमली रंगत और काले लिबास पर मोतियों की तरह चमक रही थी। चेहरा रोने की वजह से बिल्कुल लाल था और आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उस फटे हुए लिबास और गीले बालों के बीच उसकी सादगी और निखार इस वक्त कयामत ढा रहा था। रजत बस मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारता रह गया। उसने अपनी जिंदगी में हुस्न के कई रंग देखे थे, लेकिन जख्मी होकर भी इतनी गरिमा और पाकीज़गी बिखेरने वाली लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। चांदनी ने बिना कोई आवाज किए साइड टेबल की तरफ कदम बढ़ाए। रजत को लगा कि शायद वह उस ब्लैंक चेक को उठाने जा रही थी, जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। रजत के चेहरे पर एक बारीक सी तसल्ली उभरने ही वाली थी कि चांदनी ने कुछ ऐसा किया जिसने माफिया किंग के घमंड को चूर-चूर कर दिया। उसने बस बेड की साइड टेबल पर रखा अपना छोटा सा ब्लैंक हैंड पर्स उठाया और उसने रजत के रखे करोड़ों के चेक को बाहर निकाला और वहीं टेबल पर रख दिया। रजत ने यह देखा। उसने पैसों के पीछे भागने वाले लोग देखे थे, पर आज उसके चेहरे पर अचंभा था। चांदनी ने पलटकर एक बार भी रजत की तरफ नहीं देखा। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक गहरा, कभी न मिटने वाला सन्नाटा और नफरत थी। रजत कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ा, चांदनी, रुको। लेकिन चांदनी के कदम थमे नहीं। उसने करोड़ों के चेक को वहीं धूल की तरह छोड़ दिया और भारी लेकिन दृढ़ कदमों से स्यूट नंबर 1001 का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। रजत साहनी, जिसके एक इशारे पर दुनिया झुकती थी, आज अपनी आलीशान सेज पर अकेला बैठ रह गया और फर्श पर पड़ा वह ब्लैंक चेक उसकी दौलत के खोखलेपन का मजाक उड़ा रहा था। चांदनी ने अपनी आबरू और रूह के जख्म लेकर जा चुकी थी, लेकिन रजत के बेखौफ साम्राज्य को एक ऐसा सबक दे गई थी जिसकी गूंज माफिया किंग के आलीशान पेंट हाउस में हमेशा गूंजती रहेगी। रजत हैरान रह गया। वह गुस्से से ज्यादा एक गहरे अचंभा और दीवानगी से घिर चुका था। तभी उसकी नजर बेड की उस मुड़ी तुड़ी चादर पर पड़ी। सफेद सिल्क के एक हिस्से पर बिखरे हुए खून के वो गहरे सुर्ख धब्बे सीधे रजत की आंखों में चुभ गए। उन धब्बों ने और टेबल पर छूटे उस ब्लैंक चेक ने रजत साहनी जैसे बेरहम माफिया किंग को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उसने किसी आम लड़की को नहीं, बल्कि एक बेहद पवित्र और स्वाभिमानी रूह को ठेस पहुंचाई है। वह खून के धब्बे उसकी जीत नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी हार बयां कर रहे थे। रजत ने उस चेक को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी गहरी चील जैसी आंखों में एक खूंखार लेकिन तड़प से भरी चमक उभरी। वह खिड़की के पास गया और नीचे सड़क की तरफ देखा, जहां सुबह के घने कोहरे में खुद को कोट में समेटे
सिर झुकाए वह लड़की तेज कदमों से दूर जा रही थी। रजत ने धीरे से अपने होठ भींचे और बुदबुदाया, तुमने मुझसे यह चेक न लेकर अपनी आजादी नहीं खरीदी चांदनी, बल्कि रजत सहानी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्जदार बना लिया है। और रजत अपना कर्ज कभी पेंडिंग नहीं छोड़ता। तुम बहुत जल्द मेरे पास वापस आओगे, इस बार अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से भी। आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या चांदनी रजत को माफ करेगी? रजत कभी उससे अपनी भूल की माफी मांगेगा? क्या उन दोनों में कभी प्यार होगा? देखने के लिए पढ़े आगे का हिस्सा। थैंक यू।